जय हिंद। अभी भारत में एक कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है अग्निपथ स्कीम को लेकर। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पढ़े, बहुत से इंटरव्यूज देखे, और उन इंटरव्यूज और आर्टिकल्स की बातें ना बहुत सी ऐसी थी जिन पर विश्वास किया जा सकता है। बहुत सी बातें अच्छी थी और बहुत सारी फालतू बातें भी थी, जिसमें से एक बंदा ऐसा कुछ बोलता है। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। इन्होंने कहा कि 4 साल बाद उनको एक नगमा मिल जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब ये अग्निवीर 4 साल बाद निकलेंगे सेना से, तब इनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा तक नहीं दिया जाएगा। अगर मैं IIIT कोटा का बंदा 4 साल बाद निकल रहा हूं तो मुझे एक्स IIITN बोला जाएगा, लेकिन इनको एक्स सर्विसमैन नहीं बोला जाएगा। तो वो जो अग्निवीर का नगमा है उसका क्या आचार डालेंगे ये? इसने इतना ही नहीं कहा, इन्होंने कुछ और भी कहा। क्या कहा सुनिए। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। तो ये भाई साहब मिलिट्री वालों को बीजेपी के ऑफिस में रखना चाहते हैं एज एन सिक्योरिटी गार्ड। भाई सुनना यार, मैं गालियां नहीं देता, तू आएगा क्या इसको कुछ बोलने? हाँ, तो बात आती है बीजेपी के कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय की। उन्होंने कहा था कि हम सोल्जर्स को 4 साल के बाद जब वो रिटायर आ जाएंगे तो उनको एज ए सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे बीजेपी ऑफिस के बाहर। तो महोदय मैं आपको बता दूं कि वो आपकी सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं बने। वो सुबह 4 बजे उठ के 4 किलोमीटर का तो वार्म अप करते हैं। कभी आप 4 मिनट की भी आपने रनिंग की होगी तो आप बताइए। नहीं, आपने तो नहीं की होगी, आपको तो सब सर्विस मिल रही है ना आपको बैठे बैठे। तो आप क्या जानो कि एक सोल्जर कितनी मेहनत कर रहा है सुबह 4 बजे उठ के। मैं अपनी बताऊं तो मैं एज एनसीसी कैडेट रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि एक सोल्जर बनने के लिए कितनी मेहनत करता है एक बंदा, कौन कौन सी ट्रेनिंग से गुजरता है, क्या क्या उसको करना पड़ता है। चलो ठीक है, मान ली आपकी बात। सोल्जर 4 साल के बाद आए, रिटायर हुए और आपके बीजेपी ऑफिस के आगे सिक्योरिटी गार्ड लग गए। तो अब जो वहाँ ट्रेनिंग करी है, वहाँ जो कुछ सीखा है, राइफल चलाना, पिस्टल चलाना, टैंक चलाना, उनका क्या करें? उनका क्या चार डालें? या फिर ऐसा हो कि आपके घर के ऊपर चला दे? नहीं, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा तो सोल्जर बिल्कुल नहीं करेंगे कि सोल्जर को मिलिट्री में फुल डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो यार, इस स्कीम के चलते पिछले कुछ दिनों में जो आर्मी एस्पिरेंट ने किया, तोड़ फोड़, जाम लगाना, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, वो गलत है। ऑब्वियसली बहुत ही गलत है, ये बात तो सब लोग मानते हैं। पर आप एक बात देखो ना, आपको अगर किसी जॉब के लिए एक स्टेप पीछे और आपको ये बोल दिया जाए कि वो पूरी प्रोसेस आपको दोबारा करनी होगी, तो आपको भी गुस्सा आएगा। जनरली सबको ही गुस्सा आएगा जिसको भी ये बोला जाएगा। तो हमारे कुछ भाई ऐसे भी थे जिनका केवल मेडिकल टेस्ट रहा या फिर जिनका रिटर्न टेस्ट रहा, उसके बाद वो अपनी ड्रीम जॉब पा सकते थे। इस स्कीम के चलते उनको भी वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखो यार, मैं बात करूँ तो आपको किन नेताओं को सुनना चाहिए? तो ऑब्वियसली उन नेताओं को सुनो जो क्रेडिबल नॉलेज देते हो, जैसे कि अनिल पुरी सर है, अजीत डोभाल सर है, या फिर कुछ मिलिट्री के एक्सपर्ट जो आपको अच्छा बताते हो, आपको अच्छी नॉलेज देते हो, और बाकी इसके बारे में आपको आगे पता चली जाए। एक सवाल आता है कि क्या हर पॉलिटिशियन या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल की स्टेटमेंट को उतना सीरियसली लेना चाहिए? जितना मैं समझ पाया हूँ इनको, मेरे हिसाब से किसी भी पॉलिटिशियन की बात किसी न किसी को बुरी लग ही जाएगी, क्योंकि ये लोग ओपिनियन के साथ साथ अपनी पार्टी की डिमांड के अकॉर्डिंग बोलते हैं, और जब इनका ओपिनियन और डिमांड मैच नहीं करती तो फिर ये कुछ भी बोलने लग जाते हैं। इसीलिए उनको सुनो जो इस फील्ड में एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके हैं, जैसे कि अजीत डोभाल सर। तो अजीत डोभाल सर जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी ने भी ये कह दिया है कि दिस स्कीम विल बी द गेम चेंजर। तो फिर भी यंगस्टर्स को भरोसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? दरअसल इसके बहुत से ऐसे ऑब्वियस रीजंस हैं जो गवर्नमेंट की पास्ट पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या इस स्कीम को एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अप्रूव किया गया है? नहीं किया गया। क्या ये स्कीम एक वेल प्लान्ड स्कीम है? नहीं, ये वेल प्लान्ड स्कीम नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने पुरानी मिलिट्री पॉलिसी में अपना बेस्ट दिया? नहीं दिया। तो क्या इस गवर्नमेंट पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी या फिर ओपननेस है? नहीं,
ओपननेस नहीं है। यहाँ पर मैं भर भर के गवर्नमेंट की बुराई तो कर दूँ, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सब ने, यानी कि गवर्नमेंट ने और मिलिट्री एस्पिरेंट्स ने अपना अपना इंटरेस्ट देखकर रिएक्शन दिया है इस पे। सरकार का अपना अलग इंटरेस्ट है, एस्पिरेंट्स का अपना अलग इंटरेस्ट है। मैं अगर बातों को गोल गोल ना घुमा के सीधा आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है इसमें, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये है कि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो पेंशन भी दे सके और नए वेपन्स भी इंपोर्ट कर सके। एक डाटा देखिए टॉप वेपन सप्लायर्स में यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, यहाँ तक कि नेदरलैंड जैसा देश भी है, इजराइल तो होगा ही, तो इसमें इंडिया नहीं है। और एक ये डेटा देखिए जिसमें इंडिया 4th पोजीशन पे है मिलिट्री रैंक में। और अजीत डोभाल सर ने भी यही बोला है कि इट रिक्वायर्स इक्विपमेंट्स टू बी फ्यूचरिस्टिक। इसका मतलब यही है कि उनको ये बात अच्छे से पता है कि अपने मिलिट्री के पास इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स की कमी है। सो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सरकार इस अग्निपथ स्कीम को लाई है कि पेंशन से जो बजट में प्रॉब्लम हो रही है उसको कम किया जा सके और नए वेपन्स इंपोर्ट किए जा सके। और अगर मैं आपको एस्पिरेंट्स के इंटरेस्ट बताऊं तो उनका इंटरेस्ट है ये पेंशन एंड मिलिट्री से रिटायरमेंट होने के बाद उनको मिलिट्री फैसिलिटीज लाइक मेडिकल फैसिलिटी और मिलिट्री कैंटीन कार्ड, यही वो दोनों मेजर इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के और एस्पिरेंट के, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट और एस्पिरेंट्स आमने सामने खड़े हैं। सो ये जो वीडियो है ये बहुत लेट बनाया हुआ है, इसीलिए अगर आपको पता है अग्निपथ योजना के बारे में तो आपको अभी तक प्रॉब्लम का सेंटर स्पॉट भी समझ में आ गया होगा कि क्यों एस्पिरेंट्स और गवर्नमेंट आमने सामने खड़ी है। सो अब हम इस स्कीम के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सो अग्निपथ योजना में ये कहती है कि अब अगर कोई एस्पिरेंट मिलिट्री में जाना चाहता है तो उसको ये सिंगल रूट से ही जाना होगा, जो कि है अग्निपथ रूट। उसके अलावा और कोई रूट नहीं होगा सोल्जर्स के लिए। ऑफिसर्स का अलग प्रोसीजर चलता रहेगा। पेंशन के बाद एस्पिरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है इनका अरेंजमेंट ऑफ सैलरी एंड सेवानिधि राशि। सो बात करते हैं सैलरी की। सो गवर्नमेंट ने चिल्ला कर ये कहा है कि पहले मंथ से ही एस्पिरेंट्स को, मतलब अग्निवीरों को 30,000 तक की सैलरी मिलेगी और हर साल करीब 3,000 का इंक्रीमेंट होगा और चौथे साल तक ये सैलरी 40,000 तक हो जाएगी। और फिर सरकार ये भी कहती है कि 4 साल बाद जब ये अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे तो इनको 11.7 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। कितना फनी साउंड करेगा ना जब आपको ये पता चलेगा कि 30,000 की सैलरी में से 30% डिडक्ट करके उसी डिडक्टेड अमाउंट को सेवानिधि राशि में जोड़ा जाएगा और जितना वो सेवानिधि राशि में जोड़ा जाएगा उतना ही सरकार अपनी तरफ से डालेगी। सो अग्निवीरों की सैलरी को समझने के लिए इस एनिमेशन को थोड़ा ध्यान से समझना। अब ये जो डेटा मैं लिखूंगा सैलरी का वो राउंड फिगर में होगा, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, इसीलिए ये जो 500 से 900 रुपये का अप डाउन जो रहेगा वो मैं हटा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर सैलरी होगी 30,000 रुपये, लेकिन इन हैंड सैलरी होगी 21,000। सेकेंड ईयर 33,000 सैलरी, लेकिन इन हैंड सैलरी होगी 23,000। थर्ड ईयर 36,000 सैलरी, लेकिन इन हैंड सैलरी होगी 25,000। फोर्थ ईयर 40,000 सैलरी, लेकिन इन हैंड सैलरी होगी 28,000। इन हैंड सैलरी मतलब उनके हाथों में दी जाएगी। और फिर इन हैंड सैलरीज में से हर साल जितना बचा है, हर महीने जितना बचा है वो एक सेवानिधि राशि के तौर पे सेव कर लिया जाएगा और 4 साल तक 48 महीनों तक जोड़ा जाएगा। और वो जुड़ने के बाद सरकार उतना ही अमाउंट खुद से ऐड करेगी उसमें, और वही अमाउंट 11.7 लाख होगा जो कि उनको 4 साल बाद दिया जाएगा। मिलिट्री एस्पिरेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो पेंशन है, और रिटायरमेंट के बाद जो मेडिकल प्लस कैंटीन सर्विसेज उनको दी जाएंगी वो उनका इंटरेस्ट है। लेकिन इसके काउंटर में सेम गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि मिलिट्री के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीदे जाएं। गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्पिरेंट्स अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर एक एस्पिरेंट मिलिट्री में जा रहा है तो वो ये बात तो समझता ही होगा ना कि उसकी जान कभी भी जा सकती है, तो वो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है कि जान के दाव के बदले उससे और उसकी फैमिली को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाए। लेकिन फिर भी हमें एक स्टैटिकल डेटा देखना ही पड़ेगा जिससे हमें एक ब्रॉड आइडिया लग जाए इसका।
सो इंडियन गवर्नमेंट मिलिट्री पे 5,25,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें से 22 से 23% पैसा मतलब कि 1.2 लाख करोड़ पेंशन पे खर्च होता है। और अगर इसमें सैलरी भी जोड़ दे तो करीब करीब 50 से 55% पैसा, जो कि करीब करीब निकल के आता है 2.5 लाख करोड़ से लेके 3 लाख करोड़ तक। 3 लाख करोड़ राउंड ऑफ फिगर सिर्फ और सिर्फ सैलरी और पेंशन पे ही चला जाता है। और गवर्नमेंट इसी पेंशन को कम करके मॉडर्न इक्विपमेंट्स परचेज करेगी। सो स्टैटिकल डेटा बहुत है, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाऊं तो एक पुराने सोल्जर और एक अग्निवीर में क्या फ़र्क होगा ये देख लेते हैं। तो एक पुराने सोल्जर पे सरकार करीब करीब 11 करोड़ रुपए खर्च कर देती थी। इसी 11 करोड़ में सैलरी आ जाती थी, पेंशन आ जाती थी और मिलिट्री फैसिलिटीज़ आ जाती थी। लेकिन जो ये अग्निवीर होगा, जो कि 75% में से निकाल दिया जाएगा, उस पर अपनी सरकार मात्र 50 लाख रुपए खर्च करेगी, जिसमें सैलरी, सेवानिधि राशि और फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। पुराने फौजियों की वैकेंसी निकलती थी करीब करीब 50,000 और अग्निवीरों की निकल रही है 46,000। तो 50,000 और 11 करोड़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो करीब करीब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा आ जाएगा, मतलब कि 5.2 लाख करोड़ रुपीस तक का फिगर आ ही जाएगा अपने पास, जो कि अपना क्या था, मिलिट्री बजट था, है ना। अग्निवीरों की वैकेंसी होगी 46,000 और इन 46,000 में से 75% निकाल दिए जाएंगे। तो 75% कितना फिगर आएगा, करीब करीब 34,000 अग्निवीर निकाल दिए जाएंगे। जब एक अग्निवीर पे 50 लाख का खर्चा हो रहा है तो 34,000 अग्निवीरों पे कितना खर्च होगा, 34,000 पे हो जाएगा करीब करीब 17,000 करोड़। और बचे हुए 12,000 मतलब कि बचे हुए 25% अग्निवीर वही ओल्ड सोल्जर्स के जैसे होंगे, जिनको सैलरी, पेंशन, मिलिट्री फैसिलिटीज पुराने सोल्जर की तरह मिलेगी। तो उन सोल्जर्स पे कितना खर्चा आ जाएगा, 12,000 इंटू 11 करोड़, मतलब कि एक पुराना सोल्जर, अब ये जो अग्निवीर होगा जो कि 25% में से निकलेगा वो सेम होगा, है ना। तो 12,000 इंटू 11 करोड़ होगा, 1.3 लाख करोड़ के समथिंग हो जाएगा। और इससे 4.4 लाख करोड़ रुपए सरकार यूं ही बचा लेगी। तो इतनी देर से मैं आपको यही एक छोटा सा पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए इतना बड़ा रामायण जैसा पार्ट हो गया। तो ये इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ये बात को समझती है कि अपने पास अगर 4 लाख करोड़ तक का अगर पैसा बचता है तो आराम से बेहतरीन मिलिट्री वेपन्स खरीद सकती है। तो इसी के काउंटर में एक आर्ग्यूमेंट सुनने को भी बहुत मिल रहा था कि अगर फौजी की पेंशन काटी जा सकती है तो ये MP MLA को क्यों मिलती है, मतलब ये तो ऐसा कुछ देश के लिए उतना सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहे, इनकी भी काटो। तो हाँ, ये बात सही है कि इनको ये उतना कर रहे नहीं है देश के लिए, लेकिन सही बताऊँ ना तो इनकी पेंशन वगैरह काट के हम हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ तो बचा सकते हैं, जो कि बचाने भी चाहिए, लेकिन लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़ ऐसे नहीं बच सकते इनकी पेंशन वगैरह काट के। वैसे तो एक MLA और MP की बात अगर मैं करूँ तो इनको फ्री ट्रैवल होता है। अगर एक MLA MP में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको MP प्लस MLA दोनों की पेंशन एक साथ मिलती है। देखो कितना अजीब है ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं आ रही कि ये जो अग्निवीर है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया ये मान नहीं रहे इस पॉलिसी को। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आफ्टर वॉट, मतलब 4 साल के बाद क्या, अगर वो 4 साल तक मिलिट्री में अपनी सर्विस कर रहे हैं तो उसके बाद तो उनको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ मिलना चाहिए ना। वहीं अनिल पुरी सर ने तो ये कह दिया था इंटरव्यू में कि हम उनको 2 घंटे तक का भी टाइम नहीं दे सकते पढ़ने के लिए, इसीलिए इनको ये बहुत मैटर करता है कि 4 साल के बाद क्या। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड, तेजेंद्र सहरावत, उन्होंने कहा है कि उनको अश्योर कर दो कि उनको पक्के से पक्का एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। सही बात बताओ ना तो प्रॉब्लम यही है। एक बार आप सोच के भी देखिए कि ट्रस्ट ही नहीं है लोगों को गवर्नमेंट पे, क्योंकि ट्रस्ट जो है ना ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़े रखती है, उनके बॉन्ड को टूटने नहीं देती। अब यही जो ट्रस्ट है ना ये सरकार के प्रति लोगों में दिखता नहीं है। आप पिछले कुछ सालों का इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट की हर पॉलिसी ने कुछ ना कुछ तो बैकफायर किया ही किया है। आप देख लीजिए कोई भी पॉलिसी उठा के, और फिर अपने सरकार के अधिकारी इजराइल, अमेरिका जैसे देशों का हवाला देते हैं कि भाई उनमें भी तो टेम्परेरी काम किया जाता है मिलिट्री में। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल जैसे देश में उनको ऑप्शन होता है
कि वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है ये मिलिट्री की जॉब को। तो आप प्लीज़ ऐसे कंपेयर ना करें, पहली बात तो। आई नो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, ये टॉपिक थोड़ा ऐसा था जिसमें हर एक छोटी से छोटी डिटेल देनी थी। फिर भी बहुत सी ऐसी डिटेल है जो मैं नहीं दे पाया। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।